नमस्कार। प्रभात खबर पर सबसे पहले हम यह जानकारी लेकर के आ रहे हैं कि झारखंड में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की तैयारी हो गई है। लगभग चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंजय पचेरीवाल और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश बालयोगी जी हैं। मुकेश जी, आपसे शुरू करेंगे कि कितने का पूरा प्लानिंग है, कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से क्या क्या तैयार होने वाला है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आप दे दें। ये खास करके ये जो एक आरोप लगता रहा है हेमंत सरकार के ऊपर या झामुमो नीति सरकार के ऊपर कि इनका बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, तो मुझे लगता है चुनाव से पहले इन लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक मारने की तैयारी की है। और इसके तहत लगभग 10-12 कंपनियों के साथ ये एमओयू या एलओआई साइन करने जा रहे हैं। 30 जुलाई अभी इनका एक टेंटेटिव डेट फाइनल है, लेकिन हो सकता है विधानसभा सत्र के कारण 1-2 दिन उसमें समय लगे। तो इसमें खास करके आधुनिक पावर के साथ करने जा रहे हैं। ये जो अपने 660 मेगावाट का अपना एक एक्सपेंशन प्लान है, उसका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उसने दे रखा है। एसएम पावर एंड स्टील के साथ है, गजानन फेरो के साथ है, इसी तरह से एक इथेनॉल के लिए एक कंपनी आ रही है। ऐसा करके 8-10 कंपनियों की सूची अभी तक तैयार हो गई है। हो सकता है उसमें 1-2 कंपनियां और एड ऑन हो जाए। तो इस तरह से खास करके हेमंत सरकार एक बड़ा मैसेज देना ये चाह रही है कि बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लिए भी हम विरोधी नहीं हैं, और हम खास करके निवेश को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार चुनाव में इनको भी सामना करना होगा। और जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर सामना करना पड़ा है, सामना तो इनको भी करना पड़ेगा। इसकी लेबर और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री जाए, इस पर इनका फोकस और इनका पूरा अमला इसके लिए जुड़ा हुआ है। तो करीब करीब आपकी जानकारी है कि 13,000 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम निवेश, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जिसको मुकेश जी के हिसाब से हेमंत सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। हम चलते हैं अंजय जी की तरफ। आपको क्या लगता है? सर, इस तरह की पहल पहले भी हुई है, लेकिन अगर सही में आ जाए तो राज्य का जरूर विकास होगा। धरातल पे उतरना और ऐसे बात करने में फ़र्क होता है। पूर्व में भी सरकारों ने कई बार कोशिश किया है, बट रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वो लाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। मजबूरियां जो भी रही हो, मैं उस पर नहीं कह सकता। तो पुनः मैं कहूँगा, अगर इन्वेस्टमेंट आए राज्य में तो राज्य का विकास होगा, राज्य में रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। सिर्फ अवसर नहीं, उसके अलावा पूरी इकोनॉमी में एक अलग वाइब्रेंसी आती है, और कुछ भी होगा तो स्वाभाविक है, स्वागत योग्य है, उसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, एक बार मुकेश जी इन कंपनियों की बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि आधुनिक पावर जी, यह कंपनी क्या करती है? आधुनिक पावर बेसिकली एक पावर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। झारखंड में इनका फुटप्रिंट पहले से मौजूद है। ये 1080 मेगावाट का इनका एक प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट पहले से ही है। अच्छा। ये 660 मेगावाट का एक और प्लांट ये लगाने जा रही है। इस पर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जो एक मोटी अनुमान है कि 1 मेगावाट पर लगभग 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो 660 मेगावाट पर 6600 करोड़ रुपया ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अच्छा। तो 6600 करोड़ से ये मैकेनाइजेशन पर तो इनका खर्च होगा ही, लेकिन अगर ये एड ऑन कर रही हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ होगा। और जैसे इनका बढ़ेगा तो फिर एसएम पावर एंड स्टील है, इसके बारे में भी एक लाइन। एसएम पावर एंड स्टील भी ये भी एक पावर सेक्टर में ही इनका भी ये है। अच्छा। और ये एक नई कंपनी है, अभी तक झारखंड में इनके फुटप्रिंट के बारे में नहीं सुना गया है, लेकिन ये नई कंपनी है जो झारखंड में आ रही है। गजानन फेरो पहले से पिग आयरन बना रही है, लेकिन अब वो स्टील प्लांट एक लगाने जा रही है। उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट। पिग आयरन क्या है? पिग आयरन एक तरीके का कि जैसे आयरन ओर से जैसे बहुत ही जो रिफाइंड वैरायटी होता है वो स्टील में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें जो कुछ जो जिसे कहा जाए कि कम प्योर वैरायटी उसका पिग आयरन के तौर पर होता है, जिनका खासकर रॉ मटेरियल के तौर पर स्टील प्लांट या कई दूसरे जगह इस्तेमाल होता है। तो नर्सिंग इस्पात और केजी सेल्स, दो और बड़ी कंपनियों का नाम। केजी सेल्स इथेनॉल के लिए प्लांट लगाने जा रही है। वो इथेनॉल उत्पादन का, झारखंड में अभी इथेनॉल उत्पादन के बारे में बहुत ज्यादा इस पर सक्रियता नहीं रही है, लेकिन झारखंड सरकार ने पिछले दिनों एक इथेनॉल पॉलिसी लाया, और इथेनॉल पॉलिसी बहुत ही आकर्षक इथेनॉल पॉलिसी झारखंड सरकार की है, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव का प्रावधान है। अगर सरकार आगे उस दिशा में पहल करती है तो ये उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा मौका होगा कि जब इथेनॉल उत्पादन से
इंसेंटिव लेकर के अगर कितना दे पाती है सरकार, कितना कर पाती है, क्योंकि समस्या फिर आती है जमीनी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, जैसा कि अंजय जी ने कहा। अंजय जी बता रहे थे जी। तो इस तरफ आते हैं कि इन्वेस्टमेंट 13,000 करोड़ रुपए का, और जो रोजगार सृजन की बात हो रही है वो हो रही है 20,000 लोगों के लिए। यह अनुपात आपको किस तरह का लगता है? देखिए, हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई दे सकता है वो एम्प्लॉयमेंट बड़े मेगा प्लांट में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी एक लेवल ऑफ ऑपरेशन अलग होता है, उनके पास संसाधन होते हैं नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, जो कि एमएसएमई नहीं करता है। फिर भी अगर वो 20,000 कर रहे हैं तो 20,000 में भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मुझे नहीं लगता है कि 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा होगा। बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह हो सकते होंगे, बट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मुझे नहीं लगता 20,000 भी हो पाएगा। अंजय जी, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये कंपनियां किस नेचर की हैं और किस तरह की ये चीज़ें लगाएंगी। आपको क्या लगता है झारखंड के रहने वाले लोगों के लिए कितना मौका इनमें होगा? क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए झारखंड के लोग तैयार हैं? इतनी स्किल है हमारे पास? देखिए, एक हमारे यहाँ एक लोकल रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसके तहत 75% लोकल को ही एम्प्लॉयमेंट देना है। अच्छा, वो एक बंधन है, लेकिन ठीक है, तो जो लोअर लेवल के जो कामकाज हैं वो तो शायद उस पॉलिसी के तहत हो जाएंगे। बाकी जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो तो शायद झारखंड में अवेलेबल इस वक्त नहीं है, उसके लिए तो बाहर से कंपनियां लाना चाहेंगी, लाना पड़ेगा। और कई सारे वर्क ऐसे हैं जिसमें सुपर स्पेशलिटी की जरूरत होती है। अच्छा। स्पेशलिटी ही नहीं, सुपर स्पेशलिटी। एक आध एग्जांपल अगर आप समझा पाए। जैसे मान लीजिए आईटी संबंधित जो कुछ जॉब है, तो जैसे एक सिस्टम एनालिस्ट का एक वर्क हो गया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का हो गया, एक डिजाइनर का हो गया, कैड का। अब कैड में भी कोई पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकुलर डिजाइनर का पद हो गया। उसी के अलावा सेमी कंडक्टर में भी एक बहुत ही माइक्रो लेवल के सेमी कंडक्टर पर भी वर्क करने के एक माइक्रो लेवल के वर्क की जरूरत होती है। ये चीज़ है। उसी तरह से जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें खास करके बहुत ही एडवांस लेवल पर वो इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री 4th जनरेशन में वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। जैसा कि अंजय जी ने कहा कि ये मैकेनाइजेशन पर ही कंपनियां ज़्यादा जा रही है। एनुअल इंडस्ट्री सर्वे की अगर रिपोर्ट देखेंगे पहले की, तो पता चलेगा कि कैपिटल उसमें पूंजी निवेश बढ़ रहा है लेकिन लेबर घट रहा है। ये चूंकि कंपनियां पूंजी ज़्यादा निकल रही है, रोजगार कम उगल रही है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तकनीक पर ज़्यादा, और उसमें जो रोजगार जो अधिकतर जो हेवी इन्वेस्टमेंट जो है और जो मेगा इंडस्ट्रीज जो है उनमें जो रोजगार आता है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए, और कई बार तो मतलब स्किल में भी हाई स्किल और सुपर स्पेशलिटी। इंजीनियरिंग में भी जैसे ऐसी ऐसी चीजें आ रही है झारखंड में, इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल लोगों के आने का कोई रेशियो, कुछ ऐसा अंदाजा है अपने को कि लोग इस तरह के कितने हैं अवेलेबिलिटी, या बाहर से लोग आना चाहते हैं काम करने के लिए? देखिए, थोड़ा तो लोकल इश्यूज है उसके अंदर, और उसके बाद ये सब जो सरकार की रिजर्वेशन नीति वगैरह के कारण भी थोड़ी असुविधा तो है, बट ओवरऑल ठीक है, जिनको आना है आते हैं, उसमें ऐसा कोई। हाँ, तो अगर यह आती हैं इंडस्ट्रीज, तो निसंदेह फिर उससे झारखंड को लाभ होने वाला है। लाभ तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बार इसके उद्देश्यों पे बात कर लेते हैं। अभी आप जब जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। क्या हुआ था पहले और कहाँ जाकर के बात अटक गई? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो सरकार को विश्लेषण करने की चीज़ है। अच्छा। बट एक बार मुझे याद है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, रांची में ही हुआ था, खेलगांव में, बट शायद उसमें से बहुत कम ही कंपनियां धरातल पे आई। एक बार प्रयास हुआ था दिल्ली के अंदर, जब ईवी पॉलिसी लॉन्च हुई थी, और तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ दिल्ली में भी हमारे सरकार के गए थे और वहाँ मीटिंग वगैरह काफ़ी हुई थी, बट धरातल पे कुछ आ नहीं पाया उनमें से भी। अच्छा। तो अभी भी मेरा तो यही कहना होगा, जो यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में रह के काम करेंगी सरकार, तो शायद ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। वैसे कोई भी इन्वेस्टर आए, उनका स्टेट में स्वागत है, और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करेंगे राज्य के लिए। ओके, एक बार चलते हैं मुकेश जी की तरफ, और उन्होंने कहा कि यह चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। उस वाली बात को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। कितना फर्क आप पाते हैं अगर यह कदम आगामी 30 जुलाई को उठ जाता है, तो उससे चुनाव पर क्या फर्क नजर आता है? किन्हीं खास सीटों पर इनका प्रभाव है या पूरे राज्य को कोई मैसेज जा रहा है? देखिए, एक माहौल तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अंतोगत्वा रोजगार
लोगों की समस्या है, और खास करके ऐसे राज्य जो जैसे, क्योंकि झारखंड में तो कृषि भी नहीं है, दूसरे राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसमें एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड है, लेकिन यहाँ तो एग्रीकल्चर भी नहीं है। जहाँ खेती है भी वहाँ एक फसल होता है, केवल धान। यहाँ गेहूं की कहीं कोई संभावना नहीं है, 1% हिस्से में भी नहीं होता है। तो यहाँ के लोगों को चाहिए इंडस्ट्री में रोजगार, इसके अलावा कोई विकल्प कहीं भी नहीं है। और दूसरा, यह राज्य ऐतिहासिक रूप से अन्याय का शिकार हुआ है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई गई देश के आज़ाद होने के बाद। तर्क रखा गया कि यह पॉलिसी अगर हम नहीं लाते हैं तो सारी इंडस्ट्री झारखंड में लग जाएगी। अच्छा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत था क्या कि जमशेदपुर से रांची लोहा लाने का वही फ्रेट होगा, वही किराया होगा, माल भाड़ा होगा जो जमशेदपुर से बॉम्बे ले जाने का होगा। और इसके लिए बाज़ाब्ता नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की में बहस हुई कि भाई अगर ये नहीं लाओगे तो सारी इंडस्ट्री तो बिहार में लग जाएगी, हम क्या करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये सारी इंडस्ट्री लगी कहाँ? चेन्नई में। ये सारी इंडस्ट्री लगी क्या? कोस्टल एरिया में। और बिहार ऐतिहासिक रूप से, जो उस समय का बिहार और आज का झारखंड है, मिनरल के बाद भी ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हुआ। अब उसके बाद तर्क क्या दिया जाता रहा कि झारखंड लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहाँ तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कोस्टल एरिया में होता है। कभी बार हम लोग जब ब्यूरोक्रेट्स के पास बैठते थे तो मजाक में बोलते भी थे कि ऐसा कीजिए ना मुकेश जी कि समुद्र को चीर कर यहाँ तक ले आइए, तब अच्छा। देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग तर्क भी देते थे कि भैया पंजाब कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, और भी नोएडा कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये तर्क गैर वाजिब तर्क दिए जाते थे। तो ऐतिहासिक, तो वह झारखंड वह अपॉर्चुनिटी या बिहार उस समय का लूज कर चुका है कि जब पूरे देश का औद्योगिकरण हो रहा था तो हम पर आपने लाद दिया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। जब पूरे देश में औद्योगिकरण हो गया, हमारे यहाँ कोई संभावना नहीं बची। 90 के दशक में जब बहुत राजनीतिक विवाद हुआ तब जाकर के आपने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हटाया। तब कोई संभावना ही नहीं थी। दूसरे राज्य औद्योगिक रूप से बहुत उन्नत हो चुके थे। जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर जाएंगे वो चाहेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ होने जहाँ पे पहले से तैयारी है, जहाँ वहाँ पे है, आसानी वहाँ से स्किल्ड तो मिल जाएगी, लेबर अब मिल इन जाएगा। राज्यों में है क्या कि निवेश के लिए बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, Right. क्योंकि माहौल नहीं बना। स्थानीय जनता इसके लिए मेंटली तैयार नहीं हो पाई, लोगों का माइंडसेट नहीं बदला, ब्यूरोक्रेसी इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी उनके मन में सोशलिज्म के जमाने का वही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब चोर, पूंजीपति मतलब चोर, जो बिजनेसमैन है वो तो चोर होगा ही। अब ये जो गलत कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से जो लोगों में शामिल हुआ, ये चूंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्री के फायदे लोगों ने नहीं देखे। लोगों ने देखा कि जो पूंजी लगा रहा है वो फायदा कमा रहा है। तो ये जो माइंडसेट पॉलिटिकल और ये माइंडसेट पॉलिटिकल विल पावर में कन्वर्ट होता चला गया। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है मुमकिन है कि इस तरह से थोड़ा सा आगे ले जाए। ये माहौल बदलने में कामयाब होगा लोगों का। आज झारखंड में 4 बड़े स्टील प्लांट हैं और शायद इनका 5% प्रोडक्शन भी झारखंड में कंज्यूम नहीं होता है। आप इससे समझ लीजिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करके क्या पा रहे हैं। अच्छा, सारा पोल्यूशन, पानी की दिक्कत, सारा मतलब सारी परेशानी झारखंड के लोग बियर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और सारा यहाँ का प्रोड्यूस दूसरे राज्यों में जा रहा है और वहाँ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री वहाँ तो बन क्या रही है। क्या रीजन है? लोग यूज करना नहीं चाहते या उनका दाम ज्यादा है? नहीं, व्हाट इज द रीजन? मतलब ये कभी फोकस नहीं रहा डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप करने का। अच्छा, आज भी आप देख लीजिए तो कोई एमएसएमई के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है झारखंड में फैक्ट्री डालना। जमीन की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है जमीन से, उसके बाद आता है बिजली का मामला। ये ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार नहीं देने में सक्षम है, तो आगे कैसे डेवलपमेंट होगा? तो ये कुछ चुनौतियां सरकार के इसका और उदाहरण लेवल मैं पर बताता आता हूं। है। कई उद्योगपतियों से मेरी एक बात। सवाल और ले लेते हैं अंजय जी से। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान अभी लगभग तैयारी में है और जैसी सूचनाएं हैं कि ये लगभग साइन होने जा रहा है जी, आप क्या देखते हैं? एमएसएमई पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है? देखिए मेरे हिसाब से एमएसएमई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अच्छा, क्योंकि मैंने इस तरह के पहले भी सुझाव दिए हैं सरकार को कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट आए उसके साथ में आप एक एमएसएमई पार्क उसी प्रोजेक्ट वालों को बोलिए लगाएंगे, उसमें वैसे ही लोग बसेंगे जो या तो उनका सप्लायर होगा या उनका कस्टमर होगा। अच्छा। तो उनका प्रोड्यूस भी अगर वहाँ पे अगर कंज्यूम होता है, वहाँ वैल्यू एड प्रोडक्ट बन के कहीं जा रहा है तो उसको एडवांटेज मिलेगा। प्लस लोकल लोग को एम्प्लॉयमेंट तो एमएसएमई दे सकता है। ये बात सरकार को समझने की ज़रूरत है कि बड़े मेगा इंडस्ट्री से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता है। ओके, एक बार मुकेश जी की तरफ चलते हैं। मुकेश जी, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो अखबारों के पन्नों में सुर्खियां बनती हैं, टेलीविज़न पर उनकी चर्चा होती है, हम लोग भी बैठ के बात ही कर रहे हैं डिजिटल मीडियम पर भी।
जो कॉमन पर्सन है, जो देख रहा है इन सब चीज़ों को, जो उस न्यूज़ का रीडर है, जो उम्मीद लगाता है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, उसके लिए आप क्या देखते हैं? एक सामान्य से घर में रांची में कोई आदमी रहता है, 20,000 रुपए की नौकरी करता है, और उसको पता चले कि झारखंड सरकार 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है झारखंड में, उस आदमी की क्या उम्मीदें होंगी? वो क्या चाहता है उससे? हर पहल मंजिल की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम होता है, एक पड़ाव होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट की सरकारी मशीनरी के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, और यह प्रक्रिया उस दिशा में जाती है कि हमें इन्वेस्टर्स को बुलाना है, आमंत्रित करना है। हमारे यहाँ जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया है, राइट, खनिज वाला, कि माइंस पर अब स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकेगी। ये जो अभी तक हो रहा था कि ये देश की संपत्ति, तो भैया देश की संपत्ति है, हम भी देशभक्त हैं, लेकिन देश का एक हिस्सा जो बहुत विकास कर गया और हम विकास की दिशा में पिछड़ते चले जा रहे हैं, तो आखिर हमारे यहाँ क्या हो गया? यह एक बड़ा कदम है कि जब माइंस पर टैक्स लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट उनके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे अपनी पॉलिसी में, कि ठीक है टैक्स तो हम लगाने ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ उन मिनरल्स पर अगर तुम वैल्यू एडिशन करते हो या यहाँ फैक्ट्री लगाते हो तो उस टैक्स में रिबेट भी है। राइट, तो अंजय जी की राय भी इसी दिशा में थी। उनका कहना है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन उस वाले दिशा में आप ज्यादा जोर दे रहे थे। नहीं, बट एक आप इसका ये साइड समझिए, अगर स्टेट को पावर है टैक्स लगाने का, और मान लीजिए ऐसा कोई मिनरल हमारे पास है जो राज्य स्टेट कंट्री में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो हम मोनोपोलिस्टिकली कुछ भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम राज्य के बाहर जाने ही नहीं देंगे। फिर क्या होगा पूरे, अगर आप एज अ नेशन सोचिएगा इस बात को, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और जैसे यूरेनियम शायद अपने देश में सिर्फ झारखंड में, हाँ। अब यूरेनियम बेस्ड अगर कोई एक्टिविटी होगी और स्टेट अपना उसके ऊपर वीटो यूज कर ले, तब क्या होगा? तो वो एक किस्म की चुनौती खड़ी हो जाएगी, वो खड़ी आपके होगी हिसाब उस से। जगह। राइट, अब एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं इस चर्चा के। आप चर्चा कर रहे थे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो झारखंड को और सही दिशा में लेकर के जा सकती हैं। जी, ये ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है। हाँ। उस दिशा में अभी क्या कदम है, उस बारे में थोड़ा सा बता दें कि हाल फिलहाल में क्या चल रहा है देश में और खास तौर पे झारखंड में। सर अभी तो मतलब कोई भी माहौल नहीं है एमएसएमई के लिए झारखंड में। नहीं, पर केंद्र सरकार तो नियमित तौर पर इस पर बात करती है। तो पॉलिसी, केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट को करना है। झारखंड बनने के बाद मेरे को जितनी ध्यान है, केवल बरही में एक इंडस्ट्रियल पार्क बना है आज तक, उसके अलावा 20 साल 22 साल में कुछ हुआ नहीं। अगर आप एमएसएमई को क्या चाहिए, अगर आज जितना उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगर उतना ही ज़मीन की लागत हो जाए तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। राइट है। तो स्टेट का रोल होता है डेवलपमेंट का, वो उसमें एमएसएमई के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। आज ज़मीन लेना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, तो यहाँ पे इसलिए एमएसएमई की ग्रोथ हो नहीं सकती है। आखिरी सवाल मुकेश जी से, जो लड़ाई है चुनावी है और ये घोषणा होगी तो उसमें नुकसान विपक्ष को होगा, विपक्ष की क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? विपक्ष की तैयारियां ये चल रही है कि वह यह बताए कि हेमंत सरकार की सारी कोशिशें केवल आईवॉश है। अच्छा, विपक्ष इस पर जुटा हुआ है, विपक्ष इस पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। अच्छा, कि हेमंत सरकार की सारी तैयारियों को चुनावी बता दे, कि वादों को चुनावी बताए, नारों को चुनावी बताए, हर पहल और कोशिश को बताए कि यह होने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सरकार जब कदम जो कोशिश करती है वो 100% सफलीभूत नहीं होता है, वह एक दिशा तक चलता है, फिर वहां से नई सरकारें उसे आगे ले जाती है, फिर और यह प्रक्रिया क्रमबद्ध चलती रहती है, और ऐसी हर कोशिश माहौल तैयार करती है। अभी जो ये इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि 6 मंथ में सारी इंडस्ट्री जो मेगा इंडस्ट्री है लग तैयार हो जाएंगे। हाँ। लेकिन लोगों में एक माहौल बनेगा कि हेमंत सरकार एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोच रही है। ऐसा नहीं है कि जल जंगल और जमीन की बात करने वाली सरकार है। ये कोशिश भी हेमंत सरकार की इसलिए ही है कि ये जो फेस है कि आंदोलनकारी पार्टी है, इससे हट करके थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड पार्टी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी की भी हमारी छवि बने, क्योंकि हमें भाजपा को काउंटर करना है। राइट, तो ये जो पूरी तैयारी है जो आगामी 30 तारीख को या तो होते हुए फलीभूत नजर आएगी या फिर थोड़े दिनों बाद नजर आएगी, इस पूरी तैयारी से पूरा राजनीतिक सिनेरियो चेंज हो सकता है। और हमने ये सूचनाएं और ये पूरा डिस्कशन प्रभात खबर पर सबसे पहले आपके लिए लेकर के हम आए हैं और आपको बताए हैं। इससे भी ज़रूरी खबरें, इसी तरह की और ज़रूरी खबरें आपको प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। आप बने रहिए प्रभात खबर के जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप चलाते होंगे, या तो आप फेसबुक चलाते होंगे तो उस पर फेसबुक पेज पे चले जाइए, यूट्यूब चलाते होंगे तो यूट्यूब पर आ जाइए, डिजिटल वेबसाइट देखते होंगे तो वेबसाइट पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।